अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में मैसेजेस पे रिक्वेस्ट करते हैं टू मेक वीडियोस ऑन थ्योरीज एज वेल एज रिसर्च। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरीज़ को कवर करूँ, और मैंने बहुत सारी थ्योरीज़ को कवर कर लिया है, बहुत सारे थिंकर्स को कवर कर लिया है अपने चैनल पे। अगर आपने अब तक विज़िट नहीं किया तो ज़रूर विज़िट कीजिए, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि थ्योरी को समझने के साथ साथ ये देखें कि सोसाइटी में उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और कौन कौन सी डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलती हैं। साथ ही साथ रिसर्च के हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स कंसर्न्ड होते हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं रिसर्च की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ऐड करूं। फ़िलहाल इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कोई न्यू टॉपिक नहीं है। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स या रिसर्च के स्टूडेंट्स ने कंटेंट एनालिसिस के बारे में ज़रूर सुना है, ज़रूर पढ़ा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि कंटेंट एनालिसिस होता क्या है और रिसर्च में इसका क्या इस्तेमाल होता है। देखिए, अगर हम टर्म पे गौर करें तो हमें टर्म ही डेफिनेशन बता रही है। कंटेंट एनालिसिस यानी कि कोई भी कंटेंट है किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक पे, उसको लिया और उसके ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। सो इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है और इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंटेंट एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, content analysis is a research method used to identify patterns in recorded communication. To conduct content analysis, you systematically collect data from a set of texts which can be written, oral or visual. देखिए, कंटेंट एनालिसिस सबसे पहली चीज़ रिसर्च करने का एक मेथड है। जैसे रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ऐसे ही कंटेंट एनालिसिस भी एक मेथड है। और ये क्यों इस्तेमाल होता है? जो पहले से चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, आप उनको लेते हैं और उनके ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और वो कंटेंट क्या हो सकता है? वो कंटेंट कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, या फिर विजुअल फॉर्म में यानी वीडियो की फॉर्म में। इसमें बुक्स आ सकती हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब चीज़ों पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। स्पीच या इंटरव्यूज़ वगैरह पे, वेब कंटेंट पे, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह पे, फ़ोटोग्राफ्स पे, फिल्म्स पे, यानी कि बेसिकली कोई भी चीज़ जो कि तस्वीर की शक्ल में है, रिटन शक्ल में है या वीडियो की शक्ल में है, आप उसको उठाएं और उस पर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दें। ये कंटेंट एनालिसिस है। जो चीज़ पहले से मौजूद है उस पर आप रिसर्च कर रहे हो। और देखें, अक्सर आप देखते हैं कि मीडिया वगैरह पे जॉब्स आती हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कंटेंट एनालिसिस की जॉब। तो इसी तरह से और डिफरेंट फील्ड के अंदर तो बेसिकली करना क्या होता है, कोई भी चीज़ है रिटन में, ओरल में, वीडियो फॉर्म में आपने लिया और उसके ऊपर आपने एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। कंटेंट एनालिसिस क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसमें मेन फोकस होता है काउंटिंग पे और मेजरिंग पे। और ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, यानी कि इसका मेन फोकस अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग हो सकता है। मीन्स दोनों तरह के हो सकते हैं। यानी कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि चाहे आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, दोनों तरह से आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। और दोनों में बेसिकली इन दी बोथ टाइप्स यू कैटेगराइज और कोड वर्ड्स, थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स विद इन दी टेक्स्ट एंड देन एनालाइज दी रिजल्ट। दोनों में आप क्या करते हैं, बेसिकली आप वर्ड्स को, थीम्स को या कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं और फिर उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस स्लाइड में आपको कंटेंट एनालिसिस का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि कंटेंट एनालिसिस होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और किस किस चीज़ के ऊपर, कैसे कैसे कंटेंट्स के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। मज़ीद अब बात करेंगे कंटेंट एनालिसिस का इस्तेमाल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, रिसर्चर्स जो हैं वो कंटेंट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने जो भी उनके पर्पस हैं, मैसेजेस, इफ़ेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। दे कैन ऑल्सो मेक इन्फ्लुएंसेस अबाउट दी प्रोड्यूसर्स एंड ऑडियंस ऑफ दी टेक्स्ट दे एनालाइज। और सिर्फ उस टेक्स्ट के बारे में नहीं, बल्कि जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ेंगे या फिर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं और जो उसके ऑडियंस हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने मार्केटिंग के हवाले से किसी भी मार्केटिंग प्रोडक्ट की मिसाल के तौर पर अगर मैंने एनालिसिस किया, तो मैं उसको प्रोड्यूस करने वालों को भी जान सकती हूँ, उनको भी एनालाइज कर सकती हूँ कुछ हद तक, और जो उसके ऑडियंस हैं या जो उसके कंज्यूमर्स हैं मैं उनके बारे में भी जान सकती हूँ। तो इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्वान्टिफाई दी अकरेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स, phrases, subjects और concepts in a set of historical और contemporary text। साथ ही साथ आप डिफरेंट किस्म के वर्ड्स और फ्रेजेस और कॉन्सेप्ट्स वगैरह के बारे में भी जान सकते हैं, चाहे वो पहले के टेक्स्ट हों या चाहे वो अभी के टेक्स्ट हों। यानी ऑल इन ऑल जिस भी चीज़ को, जिस भी कंटेंट को आप एनालाइज करेंगे तो उसको एज अ होल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंटेंट एनालिसिस करके।
अच्छा, अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की। टू रिसर्च द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इश्यूज इन पॉलिटिकल campaigns, you could analyze campaign speeches for the frequency of terms such as unemployment. अब फॉर एग्जांपल आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं और उसमें आपने कंटेंट एनालिसिस किया है। अब इसकी एक मिसाल है कि एक आप रिसर्च कर रहे हैं मिसाल के तौर पे इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ का पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर, तो उसमें जब आप एनालाइज करेंगे तो आप बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कैंपेन स्पीचेस हैं उनको अगर आपने एनालाइज किया तो आपको डिफरेंट और टर्म्स के बारे में आइडिया हो जाएगा, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, वर्क, और साथ ही साथ आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को इस्तेमाल भी कर सकते हैं डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि पहले का क्या सिनेरियो था और ओवर टाइम क्या चेंज आया, अभी का क्या सिनेरियो है, इस तमाम को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई मीडिया में है या मार्केटिंग वगैरह की जॉब है और वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहा है, किसी प्रोडक्ट के ऐड के ऊपर कर रहा है मिसाल के तौर पे, तो आप देख सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन मिसाल के तौर पे क्या थी और अब क्या है, ओवर टाइम कौन कौन से चेंजेस आए हैं। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं और इसका फ़ायदा है। साथ ही साथ कंटेंट एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू मेक क्वालिटेटिव इन्फ्रेंसेस बाय एनालाइजिंग द मीनिंग्स एंड सिमेंटिक रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट। और सिर्फ क्वांटिटी ही मालूम नहीं कर सकते बल्कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स वगैरह के क्या मीनिंग्स हैं, क्या रिलेशनशिप्स वगैरह हैं। अगर आप क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की मिसाल की बात करें तो इसमें भी एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड है, दैट टू गेन अ मोर क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इश्यूज इन पॉलिटिकल कैंपेन्स यू कुड लोकेट द वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन स्पीचेस, identify what other words or phrases appear next to it such as economy, inequality or laziness, and analyze the meanings of these relationships to better understand the intentions and targets of different campaigns. सेम वही वाला टॉपिक है, उसी के ऊपर अगर आप क्वालिटेटिव तरीके से कंटेंट एनालिसिस करें तो आप ये देख सकते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक जगह पर एक स्पीच में कौन कौन से और मज़ीद अल्फाज को जोड़ा जा रहा है, जैसे इकॉनमी को जोड़ा जा रहा है, इनइक्वालिटी को जोड़ा जा रहा है, लेजीनेस को जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से आप और डिफरेंट चीज़ों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अगर एक आपके पास टर्म आ गई है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है तो उसका और डिफरेंट किन चीज़ों के साथ रिलेशनशिप है, बेसिकली कौन कौन से कॉजेज़ या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप उनके बारे में भी जान सकते हैं। जब आप स्पीच सुनेंगे किसी की या पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सामने वाला जो था उसने इस टर्म के साथ किन किन चीज़ों को जोड़ा है, तो आपको मज़ीद अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। अब बात करेंगे पॉसिबल गोल्स की, यानी कि क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस करने के गोल्स क्या हैं इसके पीछे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग कोरिलेशंस एंड पैटर्न्स इन हाउ कॉन्सेप्ट्स आर कम्युनिकेटेड। सबसे पहला फ़ायदा ये है या गोल ये होता है कंटेंट एनालिसिस का कि जिस भी कॉन्सेप्ट को आप एनालाइज करने वाले हैं बेसिकली उसमें जो पैटर्न्स इस्तेमाल हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन। आप किसी भी इंसान, किसी भी ग्रुप या किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई कंटेंट अगर एनालाइज कर रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी क्या इंटेंशंस हैं। साथ ही साथ यू कैन आइडेंटिफाई दी प्रोपेगेंडा एंड बाइज इन कम्युनिकेशन, यू कैन रिवील डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, एंड यू कैन एनालाइज दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्टेंट सच एज दी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑडियंस रिस्पॉन्स। जैसे आपने कहीं पे कोई स्पीच को एनालाइज किया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उस स्पीच के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली और साथ ही साथ ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा था। अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस की। पहला जो एडवांटेज है वो है अनऑब्स्ट्रूसिव डाटा कलेक्शन, यानी कि यू कैन एनालाइज कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन विदाउट द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जिस तरह से आप बाकी रिसर्चेस के अंदर क्वेश्चनियर वगैरह बना रहे होते हैं और आपको पार्टिसिपेंट चाहिए होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपने बस कंटेंट लिया और उसके ऊपर एनालाइज करके रिजल्ट्स ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए, तो आपको पार्टिसिपेंट की इन्वॉल्वमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट एडवांटेज है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड रेप्लिकेबल, यानी कि कंटेंट एनालिसिस के अंदर कोई ख़ास सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं बेसिकली, और इसमें आप बार बार रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी रिसर्च को, आप बार बार एनालिसिस कर सकते हैं एक चीज़ के ऊपर। हाईली फ्लेक्सिबल मींस आप कंटेंट एनालिसिस को किसी भी टाइम पे कंडक्ट कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे कर सकते हैं और इसमें इतनी कॉस्ट भी नहीं लगती। जाहिर है आपको मटेरियल बना बनाया मिला हुआ है, जस्ट आपने कंटेंट को एनालाइज करना स्टार्ट कर देना है, ना आपको पार्टिसिपेंट की ज़रूरत है, ना आपको क्वेश्चन बना के जगह जगह घूमने की ज़रूरत है, सो यहाँ पे इतनी कॉस्ट भी नहीं होती है।
अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये रिडक्टिव है, यानी कि इट फोकसेस ऑन वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन आइसोलेशन एंड इट कैन समटाइम्स बी ओवरली रिडक्टिव डिसरिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट, न्यूजेंस एंड एम्बिगियस मीनिंग्स। यानी हो सकता है भाई जब आप खुद से एनालाइज कर रहे हैं तो एक ही चीज़ के डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी का टेक्स्ट पढ़ रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो किसके कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उसने एक वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है, तो डिफरेंट मीनिंग्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी आपको। औरत मार्च के अंदर जब अभी पाकिस्तान में जब हुआ था उसमें डिफरेंट स्लोगन्स थे। उसमें एक स्लोगन था कि अपना खाना खुद गर्म करो। अब उसके पीछे सिनेरियो ये था कि एक दफ़ा एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा था इस चीज़ के ऊपर कि उसने खाना गर्म करके नहीं दिया। तो इस सिनेरियो को रखते हुए बैकग्राउंड ये था तो उन्होंने ये स्लोगन रखा। लेकिन जो लोग उस बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं जब वो उसको एनालिसिस करेंगे तो कहेंगे कि यहाँ की ख़वातीन जो है वो बिल्कुल मर्दों का गला काटने पे तुली हुई हैं और गलत बात प्रमोट कर रही हैं, जबकि कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। तो इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप खुद से एनालिसिस करते हैं तो ज़ाहिर है आप डिफरेंट मीनिंग्स की तरफ भी जा सकते हैं। साथ ही साथ ये सब्जेक्टिव है, जाहिर है। कंटेंट एनालिसिस का मतलब ही क्या है, ना तो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, आप खुद से मीनिंग्स देते हैं, खुद से इंटरप्रीट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी यानी कि आपके अपने ओपिनियन भी आ सकते हैं। इट इज़ टाइम इंटेंसिव, मैनुअली कोडिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट इज एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग। जब आप बड़े बड़े वॉल्यूम्स को एनालाइज करेंगे, बड़े बड़े टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। सो यहाँ तक हमने बात की है कि कंटेंट एनालिसिस होता क्या है और कंटेंट एनालिसिस के अंदर बेसिकली हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं या कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।